बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चाय के संदर्भ में पेय पदार्थ जो प्रदान करने वाले पादप हैं, उनके संदर्भ में हमने अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम जो अलग एक और नया एक प्लांट है कॉफ़ी, उसके आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसका बॉटनिकल नेम कॉफ़िया अरेबिका है, फैमिली इसकी रूबिएसी है और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिण पश्चिम एबिसिनिया में स्थित काफा नामक क्षेत्र है और उसी क्षेत्र के नाम से इसका नाम कॉफ़ी रखा गया है। इसके उत्पादक जो राष्ट्र हैं वो है वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी का उत्पादन। जावा है, इथोपिया है और मैक्सिको। भारत भी कॉफ़ी का उत्पादन करता है और भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख राज्यों में से है। अगर हम इसके वानस्पतिक लक्षणों की बात करें, वैसे इसकी जातियों के बारे में पहले चर्चा करें तो कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया लाइबेरिका और कॉफ़िया रोबस्टा, ये तीन ही जातियां हैं जिनसे कॉफ़ी के बीजों या कॉफ़ी प्राप्त की जाती है और इन्हीं का ही आर्थिक रूप से और व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका पौधा 5 से 9 मीटर ऊंचाई का एक शूप है, काष्ठीय पौधा है, ऊर्ध्व पौधा है, शाखित तने पर सरल सम्मुख सदाबहार पत्तियां लगती हैं जो चर्मिल प्रकार की होती हैं। कक्षस्थ समूह पुष्पक्रम जो होता है वो एकल कक्षस्थ प्रकार का होता है पुष्पक्रम। फल निर्माण में 6 से 9 महीने का समय लगता है। इसका फल है बेरी। पूर्ण परिपक्व फल की जो बाह्य भित्ति है वो गहरे लाल रंग की होती है। अंतः फल भित्ति कठोर झिल्लीनुमा होती है और ये झिल्ली पैक्टिन की बनी झिल्ली होती है। पैक्टिन नामक पदार्थ से ये झिल्ली बनी होती है। कई बार ये माना जाता है कि ये पैक्टिन की जो झिल्ली होती है वो बीज की गुणवत्ता को, कॉफ़ी के बीज की गुणवत्ता को घटा देती है। वैसे हर फल के अंदर 2 बीज उपस्थित होते हैं और यही बीज व्यावसायिक रूप से दृष्टि से उपयोग किए जाते हैं। जलवायु और मृदा के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राज्य मैंने नाम लिए थे वो सभी राज्य उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो कॉफ़ी के अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी के लिए उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु सबसे बेटर होती है। ये लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मिट्टी रेतीली से चिकनी दोमट मृदा इसके लिए अच्छी होती है। यदि हम इसकी खेती की बात करें तो ये हम इसका एक तरीका होता है इसका खेती करने का, वो ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ी यूनिक प्रकार से होती है इसकी खेती। दरअसल पहले इस छायादार स्थानों पर बीजों का रोपण किया जाता है और बीजों का रोपण दिसंबर से जनवरी के मध्य में किया जाता है। जब पौधा 9 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसे प्राथमिक क्यारियों से द्वितीयक क्यारियों में स्थानांतरित किया जाता है। 17 से 18 महीने बाद वर्षा ऋतु के काल में इन पौधों को तृतीयक क्यारियों में ट्रांसफर करते हैं और पौधे को सीधा रखने के लिए बांस की खपच्चियों की आवश्यकता होती है क्योंकि तना इसका बहुत लचीला होता है। जब तरुण पादप होता है तब लचीला होता है। अब इसमें क्या होता है कि 3 से 4 वर्ष बाद पौधा जो होता है वो क्षूप की आकृति में हो जाता है, आकार में हो जाता है। उसका तना भी मजबूत हो जाता है और ये फल देने लगता है और फल का मतलब वही बीज हमें प्राप्त करने हैं कॉफ़ी के और उसको फिर हमें यूज़ करना है। अब जो बीज प्राप्त होते हैं, हमें फल के अंदर जो बीज प्राप्त होते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अब वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो उसकी शुष्क तरीका है, शुष्क मेथड है, ड्राई मेथड है और एक है वेट मेथड यानी आर्द्र विधि है। हम पहले शुष्क मेथड की बात करें। ये बहुत कॉमन है अफ्रीका में और इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो बीज जो कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी पाउडर होता है, वो इतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है। ये विधि अफ्रीका में उपयोग की जाती है। इसमें ये है, फलों को धूप में सुखाकर बीजों को अलग कर लिया जाता है और बीजों को भून लिया जाता है और फिर भुने हुए बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं। ऐसे बीजों को कॉफ़ी बीन्स कहा जाता है और पाउडर को चेरी कॉफ़ी कहा जाता है। लेकिन विश्व में जो ज़्यादातर जो कॉफ़ी इस्तेमाल होती है, उच्च गुणवत्ता युक्त कॉफ़ी का जो इस्तेमाल होता है वो आर्द्र विधि से तैयार किए जाते हैं। उनके बीजों का संसाधन आर्द्र विधि से होता है। एकत्रित फलों को पानी से भरे टैंक में पहले डाल दिया जाता है। अपरिपक्व फल और कचरा सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। परिपक्व फलों को मशीनों की मदद से बीजों से अलग कर देते हैं, किंतु बीजों पर एक पतली परत और रहती है, पैक्टिन की, मैंने आपको बताया था। इस परत को अलग करने के लिए बीजों को 24 घंटे के लिए किण्वन किया जाता है, यानी माइक्रोब्स की मदद ली जाती है जिससे इसको एक तरह से सड़ाते हैं उस बीजों को। उसके बाद में इसे पानी की तेज धार से धोते हैं जिससे पैक्टिन की जो परत होती है बीज पर से वो हट जाती है। अब जो बीज प्राप्त होता है उसको धूप में सुखा लेते हैं और उस पर भी पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के बाद इन बीजों को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर
5 से 7 मिनट के लिए भूनते हैं और फिर इसका पाउडर बनाते हैं और उसको कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और यही कॉफ़ी अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो आर्द्रता 12% है, प्रोटीन 14% है, सेल्यूलोज 34% है। कैफीन की मात्रा इसमें 1 से 2.5% है। लेकिन ये 1 से 2.5% कैफीन ही कॉफ़ी को पीने का सबसे प्रमुख कारण है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कैफीन है इसके बहुत अलग तरह के प्रभाव होते हैं शरीर पर, उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और क्लोरोजेनिक अम्ल इसमें 8% तक होता है। यदि हम बात करते हैं उपयोगों की, कैफीन का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ध्यान रखिएगा इसका प्रमुख एल्कलॉइड है कैफीन। अब हम बात करते हैं कैफीन के उस पे। तो देखिए उपयोग इसमें ये है कि ये उत्तेजक, यानी ये एक प्रकार से बॉडी में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे रिफ्रेशमेंट जैसा फील होता है। हम जब थके हुए हैं, बहुत देर तक काम किया है हमने, तो अधिकतर लोग कॉफ़ी पीते ही उनको एक तरह से थोड़ा सा आराम मिलता है, ताजगी सी मिलती है। एक्चुअली में होता ये है कि कैफीन जो हमारे शरीर में जब जाता है तो ये न्यूरॉन्स के जो तनाव होता है न्यूरॉन्स में, उन तनावों को दूर करने का कार्य करता है। और एक प्रकार के डोपामाइन और सेरोटोनिन बॉडी के अंदर निकलने लगते हैं, जिससे हमें ताजगी का महसूस होने लगता है। एक्चुअली में वो एक्चुअल रिफ्रेशमेंट नहीं होता है, पर वो एक ऐसा महसूस कराती है कॉफ़ी या कैफीन कि हम अब फ्रेश है, रिफ्रेश है, हमारे दिमाग पर से तनाव हट गया है। दूसरा, ये अल्कोहलिक पेय पदार्थों का जो ज़्यादा, जैसे अल्कोहलिक पदार्थ ले लिया गया है, अब उसका ज़्यादा प्रभाव है, उसको कम करने के लिए भी कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि रक्तचाप जब बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसको पीने से, तो जैसे लो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए अच्छा है कॉफ़ी पीना। और जैसे खिलाड़ी हैं और जैसे जिम में आप जिम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन लोगों के लिए बॉडी में ब्लड प्रेशर थोड़ा तेज़ होना चाहिए, तो उस वक्त कॉफ़ी की मदद ली जाती है। ये मूत्रवर्धक भी है, यानी डायूरेटिक है। किसी को अगर मूत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, किडनी संबंधी बीमारियां होती हैं, उनके लिए कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है। बेकरी उद्योग में इसका बहुत बड़ा रोल है। कई तरह की चॉकलेट्स, कई तरह की चीज़ें कॉफ़ी के बीजों से बनाई जाती है। एक कैफेलाइट एक प्लास्टिक है, वो कॉफ़ी के बीजों से बनती है और ये डिग्रेडेटिव होती है, माइक्रोबियल डिग्रेडेटेड, मतलब ये जैव अपघटनीय प्लास्टिक है एक प्रकार की। लकड़ी, इससे छड़ियाँ, हत्थे, बक्सों के फ्रेम ये बनते हैं इसकी लकड़ी से। औषधीय गुण इसमें डायूरेटिक के रूप में मैंने आपको बताया ही है कि लीवर के रोगों के उसमें काम आती है। बालों को उचित वृद्धि के लिए जो हीना नाम से जो आजकल प्रोडक्ट आता है बाजार में, तो बालों के लिए भी कॉफ़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसमें एक विषाक्त पदार्थ भी पाया जाता है जिसको कॉफोटॉक्सिक कहा जाता है। यदि कैफीन का अधिक इस्तेमाल किया जाए तो उसे कॉफी टॉक्सिक माना जाता है। तो ये सब जो उपयोग मैंने आपको बताए हैं वो तभी है जब तक आप कॉफ़ी का संतुलित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप इसे अपनी आदत बना दें या इसको रेगुलरली 2-3 कप अगर पर डे पीने लग जाएंगे, तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान है अनिद्रा का होना, रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किडनी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है और आपके मस्तिष्क की सारी तंत्रिकाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप एडिक्ट बन जाते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको फिर वो पीना ही पड़ता है। तो यदि कम इस्तेमाल किए जाए तो ठीक है, लेकिन अधिक इस्तेमाल करने पर ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है।